पहलगाम आतंकी हमले के 3 ऐसे सवाल जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए। इसके बाद कई वीडियो सामने आए। इनमें से एक वायरल वीडियो गुजरात की शीतल कलाठिया का है। शीतल के 44 साल के पति शैलेश भाई कलाठिया भी इस हमले में मारे गए थे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल साहब सूरत में उनके परिवार से मिलने गए और शीतल उनके सामने खुद पर काबू नहीं रख सकी और अपना दुख बताने लगे। शीतल जी ने कहा, आपके पास इतनी सारी VIP कारें हैं, उस व्यक्ति का क्या जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है? वहां ना कोई सैनिक था और ना ही कोई मेडिकल टीम। सवालिया निशान है। वहीं महाराष्ट्र के पास पारस जैन साहब जो कि आतंकी हमले से बच गए, उन्होंने कहा कि यह हमला 25 से 30 मिनट तक चला। उनका दावा है कि वहां ना कोई पुलिसकर्मी था और ना ही कोई आर्मी का कोई जवान। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर दूर था, जबकि सेना के राष्ट्रीय राइफल्स RR का कैंप 5 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार वाले और देश के बाकी लोग इस हमले के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे कई सवाल भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल इनमें कई सवालों के जवाब नहीं मिले। इन सवालों में सबसे अहम बात यह है कि पहलगाम के इस पर्यटन स्थल बैसरन में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बैसरन में सुरक्षा क्यों नहीं थी? पत्रकार और कश्मीर मामलों की जानकार है अनुराधा भसीन जी। वो कहती हैं कि जहां तक उनकी याददाश्त है, उन्होंने हमेशा ही जम्मू कश्मीर में सैन्य बल की भारी तैनाती देखी है। 1990 के दशक से मुझे ऐसी सार्वजनिक जगहों पर या सार्वजनिक जगहें याद नहीं जहां सुरक्षा ना हो। हर जगह कुछ ना कुछ सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा के इंतजामात दिखेंगे। इसलिए यह चौंकाने वाली बात है कि इस इलाके में सुरक्षा नहीं थी। अनुराधा जी ने कहा, उनका कहना भी है, सुरक्षा बलों को वहां पहुंचने में समय लगा, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके पास हमलावरों के स्केच थे। वे इस नतीजे पर कैसे पहुंचे, यह जांच बहुत विश्वसनीय नहीं लगती। ऐसी घटनाओं का इतिहास रहा है जिनकी जांच पर सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, भले ही वे बहुत बड़ी ना हो। वह कहती हैं कि यह घटना दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत इलाके में हुई है या सैन्यीकृत इलाकों में से एक में हुई है। इसमें गंभीर सवाल उठते ही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हैं सतीश दुआ साहब, वो लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में तैनात रहे। वे कहते हैं कि सेना और राष्ट्रीय राइफल्स हर जगह अंदरूनी इलाकों में नहीं हो सकती।
वे सीमा पर आतंकियों से निपटने के लिए तैनात होते हैं। अब अगर पुलिस की बात करें तो कश्मीर घाटी जो है उसका क्षेत्रफल अधिक है। 120 किलोमीटर कश्मीर घाटी लंबी है, 38 किलोमीटर चौड़ी है और हर जगह पुलिसकर्मी तैनात करना मुमकिन नहीं है। पिछले 5 सालों में कश्मीर घाटी में हालात बेहतर हुए हैं, ये हम सभी को पता है। जब से धारा 370 हटी है, सैलानी भी यहां बढ़े हैं और सकारात्मक बदलाव भी आया है। लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे हैं। पर्यटन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। आतंकवाद या आतंकवादी कभी भी पर्यटन वाले इलाकों को निशाना नहीं बनाते। यह बात दुनिया भर में सच है और कश्मीर में खासकर, क्योंकि आतंकवादी ऐसा करते हैं अगर तो वो स्थानीय और कश्मीर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कश्मीरियों की आजीविका को भी निशाना बनाते हैं। जैसा कि आपने पहलगाम घटना से देखा कि अब वहां पे कोई भी नहीं है। जहां लोगों के पास पर्यटन है तभी रोजगार है, आज कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। इससे उनका ही समर्थन खत्म होता है और यही वजह है कि घरेलू इलाकों में हमारी हमेशा यह समझ रही है कि आतंकवादी आम लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। जब सतीश जी कोर कमांडर थे तो लोग उनसे पूछते थे कि क्या वे कश्मीर आ सकते हैं, तो वे हमेशा उनसे कहते थे कृपया आइए और डल झील के पास बैठ सकते हैं या पर्यटन स्थलों पर घूम सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर हमले नहीं होते। पहले आतंकवादी समूह की रणनीति यह थी कि वे सैन्य ठिकानों और उन पर टारगेट के बीच अंतर करते थे जिनका स्थानीय आबादी पर असर पड़ सकता था। अब यह अंतर गायब सा हो गया है। सिवाय इसके इस बार उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदुओं को निशाना बनाने का एक कारण यह हो सकता है कि इसके जरिए देश के बाकी हिस्से में भावनाओं को भड़काया जा सके। आतंकियों ने क्या किया? उन्होंने हिंदू पुरुषों को अलग किया और उन्हें मार डाला और इसका मकसद था कि महिलाएं अपने अपने शहर वापस जाएं और इन सबकी कहानी सुनाएं, इस घटना की कहानी सुनाएं। और आप जानते हैं एक महिला की दर्दनाक चीख हर जगह असर डालती है और फिर इससे देश के अलग अलग हिस्सों में भावनाएं भड़केंगी। भारत को यह तय करना होगा कि हम उनके जाल में ना फंसें। इन्होंने हमास के तौर पर तरीके को अपनाया, वैसा ही किया जैसा उन्होंने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल यानी इजराइल में किया था। इसका कारण यह है कि निर्दोष आम नागरिकों, विशेष रूप से पर्यटकों को मारना सुरक्षा बलों को मारने से ज्यादा लोगों पर असर डालता है। अगर सुरक्षाकर्मी मारा जाता तो इतना असर नहीं होता जितना आम लोगों को, आम पर्यटकों को मारना और हर इलाके में इसकी बात को पहुंचाना। इन आतंकियों का मकसद तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इनका मकसद था, और इन्होंने ये भी कहा कि आपको हम इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं कि आप मोदी जी से कहो जाकर इस घटना के बारे में बताओ। यह एक खुफिया नाकामी भी है और हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक जानकारी नहीं मिली जिसके जरिए हम इस हमले का अंदाजा लगा सकते या लगा पाते और उसे नाकाम कर सकते थे। हम बेहतर खुफिया जानकारी जुटा सकते थे। इस घटना से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान
के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बारे में बात की थी, उन्होंने मुसलमानों की श्रेष्ठता आदि के बारे में बात की थी। हमें उस संकेत को समझना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हुई। कोई भी उच्च प्रोफाइल आतंकी हमला हमेशा शीर्ष स्तर पर मंजूर होता है। पाकिस्तानी चीफ जानते थे कि वह क्या कर रहे थे, इसलिए हमें ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए था। हमें जमीन पर कान और आंखें ज्यादा सजग रखनी चाहिए थी। देश को ह्यूमन इंटेलिजेंस जानकारी में सुधार करने की जरूरत है। अब हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पर निर्भर हो गए हैं। यह दोनों का बेहतर मेलजोल होना चाहिए, जिससे हम गुप्त सूचनाओं को समझ सकें और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम होने से पहले हम उस पर निगरानी रख सकें और उसको हम अंजाम दे सकें। तो इसकी हमें ज़रूरत है। कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस आतंकी हमले से पूरा देश क्षुब्ध है, परेशान है। अब सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार जैसा हुआ है उससे बहुत ही जो कायरानापूर्ण हरकत की है उसका बदला हम बड़ी बहादुरी से लें। मोदी जी से यही गुहार है सभी देशवासियों की। जो भी एक्शन लेंगे उसका सभी देशवासी समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।